हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बेस बता देता हूँ। ठीक है, वो बेस क्या है समझ लीजिए। अगर शायद आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। हम लोग जानते हैं कि एटम हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे मिलके क्या कोई भी मैटर बनता है। सबसे पहले एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलके क्या बनता है, फिर मैटर की फॉर्मेशन होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमारा एटम है, एटम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। डाल्टन ने जब अपनी एटॉमिक थ्योरी को दिया था, तब उस समय क्या बात चल रही थी, उस समय यही बात चल रही थी कि एटम कोई भी मैटर जो होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता, यानी कि इतना छोटा होता है कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में जब पता चला कि वैसे इसको तोड़ा नहीं जा सकता, बाद में पता चला कि इसके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब उसके बाद इनकी एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डाल्टन की थ्योरी पूछ लेता है, तो सब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर के अंदर इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, यानी कि कोई भी अगर जैसे ये मैटर है, इस मैटर के अंदर ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे जो कि इंडिविजिबल होंगे, यानी कि जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोला, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी एटम होगा, मान लीजिए कि ये हमारा गोल्ड का एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा जो एलिमेंट है वो गोल्ड है, तो इस और यहाँ पे हमारे पास है ये है आयरन। ठीक, अब क्या होगा कि ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी। यही बात तो बोली है कि गिवन एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि आयरन के जो एटम होंगे उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड के जो एटम होंगे उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। और इस आयरन के एटम्स का अलग मास होगा और गोल्ड के एटम का अलग मास होगा। इन्होंने ये बात भी बता दी थी। क्लियर है दोनों पॉइंट? ठीक है, चलिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका जो एटम का मास होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बाकी दो पॉइंट और है, उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो भी आप लोगों की क्लासेस छूटी हैं उसकी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपरली क्लासेस चलती रहेंगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो अगर चैनल अच्छा लगता है तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। लगातार कांटेक्ट में बने रहना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। यानी कि कंपाउंड की फॉर्मेशन कब होती है, जब डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के एटम ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बन जाएगा। ठीक है, तो इसके एटम अलग हैं, इसके एटम क्लोरीन के अलग हैं, दोनों कंबाइन हुए तो एक कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका रेशो जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये तो ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो फिक्स रेशो, इसकी बात बार बार उठाई जा रही है। हम लोगों ने गेल-लुसाक लॉ में, एवोगाद्रो लॉ में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, हर जगह देखा कि रेशो का जो फंडा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर एटम जो होंगे वो रीऑर्गेनाइज होंगे। रीऑर्गेनाइज का मतलब है
कि दोबारा से अपनी जगह को चेंज करेंगे, पोजीशन को वो चेंज करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, इसी एग्जांपल को आप लोग लेके समझ लो। यहाँ पे हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो एटम्स जो है, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एटम अपना करते रहते हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाएंगे। और इन्होंने ही जॉन डाल्टन ने भी क्या कहा था, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम को ना ही आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में बना सकते हो, ना ही आप लोग मिटा सकते हो, ठीक है। जितने एटम है वो तो रहेंगे ही, वो अलग बात है कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे, गैसियस फॉर्म में आ जाता है, तब भी एटम तो एटम रहेगा, कभी भी आप लोग उसे ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।